मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 9th की सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो अपना तीसरा अध्याय है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, उसके अंतर्गत अपन आज आतंक राज के बारे में पढ़ेंगे। तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। 1793 से 94, 1793 से 1794 के काल को क्या माना जाता है? आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग, आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने कैसे नीति? नियंत्रण एवं दंड, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति, सख्त नीति इन्होंने अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, गणतंत्र के शत्रु कुलीन एवं पादरी, गणतंत्र के शत्रु किसे कहा जाता है? कुलीन और पादरी को कहा जाता है। अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यानी जो भी असंतुष्ट था, उन असंतुष्टों को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता। यानी दोषी को क्या है? मौत, दोषी को मौत की सजा, उसको क्या कर दिया जाता था? गिलोटिन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। यानी ये एक आरा मशीन थी। क्या थी? आरे की मशीन। आरे की मशीन से क्या किया जाता है? लकड़ी को काटा जाता है, जिसको कटर कहा जाता है। उसी प्रकार से इंसानों के लिए भी क्या थी? इसको जो भी कोई दोषी व्यक्ति होता था, उसको क्या कर दिया जाता था? उसके सर को कलम कर दिया। और गिलोटिन के नाम पर ही इसका नाम गिलोटिन मशीन पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग, यानी राशन के द्वारा ये दोनों वस्तुएं दी जाने लगी, पाव रोटी और गोश्त। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर के सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी किसान है वह अपनी उपज को अपनी मनमर्जी से नहीं बेचा करते थे, बल्कि अपनी उपज को सरकार के अनुसार, सरकार ने जो तय कीमत की है उसके ऊपर बेचने पर वो बाध्य थे। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी सफेद जो आटा था उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और साबुत गेहूं से बनी जो बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली थी समता रोटी को अनिवार्य कर दिया गया। कौन सी रोटी?
समता रोटी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्योर, महाशय और मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितोयेन नागरिक और सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनकी भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, यानी उसको जो मानने वाले थे वो भी लोग क्या करने लगे, त्राही त्राही करने लग गए। अंत जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर को क्या किया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, उसी की नीतियों के अनुसार। इसके बाद में आता है डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित जैकोबिन जो सरकार थी उसके पतन के बाद, यानी उसके विनाश के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। यानी मध्यम वर्ग जो संपन्न जो तबका था उसके पास वह सत्ता आ जाती है। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी जिनके पास क्या नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, धन दौलत नहीं थी, उनको क्या कर दिया गया, वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया या अलग रखा दिया। यानी वोट देने का अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया कि भाई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए तुमसे ये अधिकार छीन लिया जाता। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों को प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी को राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि उनकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? चौथा जो टॉपिक आता है वो है आपका कि महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जो भागीदारी है वह क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। यानी सरकार क्या करेगी, अगर महिलाएं भाग ले रही है, अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, तो वो क्या है, ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी।
वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। यानी जो कुलीन वर्ग था, तीसरा एस्टेट, उन्हीं की जो लड़कियां हैं वह क्या करती थी, पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। इसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। पढ़ने के बाद में कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। यानी कामकाजी जो महिलाएं होती थी उनको क्या करना पड़ता था, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए भी कार्य करना पड़ता था। जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा करके पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख करना। मजदूरी पुरुषों की तुलना से में कम थी। इतना सारा काम करने के बावजूद भी महिला और पुरुष के बीच में क्या रखा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। महिलाओं ने क्या किया, अपने जो अत्याचार है उसके लिए लड़ने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। यानी महिलाओं के 60 क्लब खुल गए। कहाँ, फ्रांस के नगरों में। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन, ये क्या था, महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब, किनका, महिलाओं का। महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब है, उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग ये भी थी, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। 1791 में उन्हें संविधान ने निष्क्रिय नागरिक, 1791 में
महिलाओं को संविधान ने निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो ये क्या है, महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई कि 1791 में महिलाओं को संविधान ने एक निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को क्या नहीं था, असेंबली में चुने जाने का या राजनीतिक जो अधिकार है उसकी उन्हें प्राप्ति नहीं थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, यानी सभी जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, यानी लड़कियों की इच्छा नहीं होती थी शादी करने की और उसके परिवार वाले, उसके पिता उन्हें बाध्य करते थे, तो वह स्थिति क्या हो गई थी, अब समाप्त हो गई थी। यानी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए वो बाध्य नहीं कर सकता था पिता। शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया। शादी को स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार एक अनुबंध माना गया, करारनामा माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। नागरिक के जो कानून है उनके द्वारा उनका क्या किया जाने लगा, पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। तलाक को कैसा रूप दे दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मर्द और औरत को क्या किया गया, इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। महिलाएं क्या ले सकती थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण। कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। कलाकार भी बन सकती थी महिलाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी पा सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी, काम धंधे भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। फिर भी क्या रहता है, महिलाएं क्या करती, राजनीतिक जो संघर्ष है उसके, राजनीतिक जो अधिकार है उनके लिए महिलाओं का जो संघर्ष है वह जारी रहता है। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कुछ जानी मानी पहचान अधिक जो क्लब में सक्रियता रखती थी उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ महिलाओं को क्या कर दिया गया, फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार, मत देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार और जो समान वेतन के लिए दो अधिकार महिलाएं लेना चाहती थी। एक तो है मताधिकार, मत देने का अधिकार। दूसरा है समान वेतन के लिए, पुरुषों के समान महिलाओं का वेतन। पुरुषों के समान ही महिलाओं का वेतन किया जाना चाहिए, उसमें कोई दखल अंदाजी या हेरा फेरी नहीं की जानी चाहिए। तो ये दो मांगे थी महिलाओं की, एक तो उन्हें वोट देने का अधिकार, मताधिकार, राजनीतिक अधिकार, और एक है पुरुषों और महिलाओं में मजदूरी या जो रुपये वेतन है उसमें भेदभाव किया जाता था। पुरुषों को अधिक पैसे दिए जाते थे
और महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे। तो उसके लिए भी महिलाएं क्या करती है, आंदोलन करती है। महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया, यानी महिलाओं की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और 1946 में फ्रांस की जो महिलाएं हैं उनको क्या कर दिया गया, मताधिकार दे दिया गया। क्रांतिकारी महिला ओलेम्प दे गुज, देखिए इसके बारे में। ओलेम्प दे गुज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान सभा तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलेम्प दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये भी क्या होता है, समाप्ति के तौर पर। आगे अपन पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देशों से जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब इच्छा नहीं थी। बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच से त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग करके, हथकड़ियां डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास प्रथा के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। यानी ये क्या करते थे, लोगों को दास बना करके उन्हें हथकड़ियां, दासों को दाग करके हथकड़ियां डाल करके अटलांटिक महासागर से कैरिबियाई जो देश है उनमें 3 महीने की जो लंबी समुद्री यात्राएं होती थी उसको पूरी करने के बाद में बागान के जो मालिक थे उनको बेच दिया जाता था और बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। किनके द्वारा, इन दासों के द्वारा। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। तो ये जो अपन दास प्रथा का उन्मूलन है ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।